वेलकम बैक टू माय चैनल मीना ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल मीना ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जाना था, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में आया था और उस क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो जानते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। हमारे मुख के वे भाग जिनका प्रयोग हम वर्णों के उच्चारण हेतु करते हैं, वे भाग ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। हमारे मुख के वे भाग जिनका प्रयोग हम वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए करते हैं, वे भाग ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण में वायु हमारे मुख के अंदर जिन भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, वे भाग ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ये उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो 9 होती है। कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं इनके बारे में। वे हैं, पहला हमारा कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत है, पांचवा ओष्ठ है, छठा नासिका है, सातवां कंठ और तालु है, आठवां कंठ ओष्ठ है, नौवां दंत ओष्ठ और 10वां हम जीवा मूल के लिए हम रख देते हैं। इसको जीवा मूल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो जानते हैं कैसे हम वर्णों को डिवाइड करें। बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको करना याद करना बहुत कठिन है। तो इसके लिए हम कैसे इसको हम वर्गीकृत करें इनके नामों में कि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो जैसा कि हम अपने वर्णमाला को जब हमने वर्गीकरण किया था तो उसमें हमने 13 स्वर और 33 व्यंजन को अलग अलग वर्गीकृत किया था। तो उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्वर 13 होते हैं, इनको हम देख लेते हैं कि किसको किस स्थान में डालते हैं। तो जब हम जानते हैं कि स्वर में 13 वर्ण होते हैं, तो यहाँ देखिए वो आ तो हमने किसमें रखा, कंठ में रखा। ई को हमने किसमें रखा, तालु में रखा। उ को हमने अभी छोड़ दिया है, री एंड री को ले लिया है, इसको हमने मूर्धा में रखा हुआ है। फिर री को हमने दंत स्थान जो है इसमें रखा है। अब यहाँ उ को हमने ओष्ठ में रख दिया है। तो देखिए हमारा आ ई उ री री, ये स्वर यहाँ पे इतने ओष्ठ तक में ये आ गए हैं। इसके बाद में हमने ए के लिए नासिका में कोई भी नहीं आएगा। कंठ तालु में हमारा स्वर का ए और ए वर्ण आ गया है। कंठ ओष्ठ में हमारा ओ और औ आ गया है। तो ये 13 स्वरों को हमने यहाँ पे अपने ये जो उच्चारण स्थान है इसमें हमने बांट दिया है। अब क्या आते हैं, अब व्यंजन बचते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। फिर व्यंजनों को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा था। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोग वाह में। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को बांटते हैं कि स्पर्श व्यंजन को इन उच्चारण स्थान में कैसे रखते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो चलिए पहली लाइन क ख ग घ अंगा, स्पर्श व्यंजन के इस पहली लाइन को हमने कंठ में रखा। देखिए इस कंठ स्थान में हमने क ख ग घ अंगा को इसमें कंठ में रखा है। दूसरी लाइन क्या है, च छ ज झ इया को हमने तालु स्थान पे रखा है। तीसरी लाइन ट ठ ड ढ ड़ को हमने मूर्धा स्थान पे रखा हुआ है। फिर चौथी लाइन त थ द ध न, इसको हमने कहाँ पे रखा है, दंत में रखा है। फिर प फ ग भ म को हमने ओष्ठ में रखा। अब ये हमारे 25 क्या है, ये 25 स्पर्श व्यंजन को हमने इस तरह से बांट दिया। तो स्पर्श व्यंजन का भी बंटवारा इसमें हो चुका है। अब क्या आता है, इसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इनको हम कैसे देखें, कहाँ पे रखते हैं, य र ल व। वा को देखिए, वा सबसे लास्ट में है, उसके लिए हम किसी स्थान में नहीं रखेंगे। उसके लिए दंतोष्ठ में वा को अलग से हमने एक स्थान दिया, दंतोष्ठ स्थान पे हमारा वा आएगा। चलिए या के बारे में जानते हैं। या को हमने तालु में रखा हुआ है। तालु स्थान जो है उसमें हमने या को रखा है। उसके बाद में रा था, रा को हमने मूर्धा स्थान में, देखिए मूर्धा स्थान में हमने रा को रखा है। फिर
दंत में हमने ला को रखा है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा हो गया या, रा, ला और वा यहाँ पे आ गया है दंतोष्ठ में, अंतस्थ भी हो गया। अब अयोगवाह के बारे में जानते हैं हम। अयोगवाह में कितने अयोगवाह बताए थे? 4 बताया था हमने अयोगवाह में, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ये 4 बताया था। तो देखिए विसर्ग को हमने यहाँ पे इसमें रखा है कंठ में, विसर्ग को हमने कहाँ पे रखा है? कंठ में रखा है। और फिर अनुस्वार को यहाँ पे नासिका में रखा है हमने, अनुस्वार को कहाँ पे रखा है? नासिका स्थान पे रखा है। जिह्वा मूल्य के लिए हमने एक अलग यहाँ पे सबसे लास्ट में ये जिह्वा मूल्य, ये इस तरह का ये चिन्ह होता है, इसका पहले भी हम बता चुके हैं, इसको हमने जिह्वा मूल्य स्थान पे रखा है। और उपधमानीय को हमने ओष्ठ में रखा है, उपधमानीय को ओष्ठ में रखा। अब क्या बचता है हमारा? अभी हमारा ऊष्म व्यंजन बचा हुआ है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इन ऊष्म व्यंजन को बीच में चलिए डिवाइड कीजिए, कौन कौन से होते हैं? श, ख, श, हा। तो हा सबसे लास्ट में है, तो देखिए हा को हमने पहली लाइन यानी कंठ वाले में रखा है। कंठ स्थान जो है इसमें हमने हा को रखा है। बड़ा शा को हमने यहाँ देखिए तालु में रखा है, षटकोण वाले शा को मूर्धा में रखा है और छोटे शा को हमने दंत में रखा हुआ है। तो सारे हो गए 33 व्यंजन हो गए। इसको हमने इस जो यहाँ पे ये उच्चारण स्थान है इसमें हमने बांट दिया गया है। अब सबके बारे में जानते हैं। कंठ के बारे में देखिए, कंठ में ऐसे वर्ड, ये छोटा बड़ा है और का वर्ग की पूरी लाइन है, विसर्ग है, हा है, इस यहाँ पे आते हैं, ये कंठ स्थान में होते हैं। चूंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चूंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इनके उच्चारण में हमारी जीवा कंठ का स्पर्श करती है, इसीलिए इनको कंठय कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंठय कहा जाता है। दूसरा स्थान है तालु। तालु में ई और चा वर्ग के सारे हैं, या है और ये श है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान में हमारी क्या जीवा किसे स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इनका नाम तालव्य है। इनको क्या कहा गया है? तालव्य कहा गया है। अब आते हैं मूर्धा, री और टा वर्ग यानी टा की पूरी लाइन, र और ये षटकोण वाला शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। मूर्धा मतलब इनके उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा जो है ऊपरी दांत के खुरदरे भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, उनका स्पर्श करती है, इसीलिए ये वर्ड मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धा का स्पर्श होता है इसलिए ये वर्ड मूर्धन्य कहलाते हैं। चौथा है दंत। ये इन वर्णों के उच्चारण स्थान में हमारी जीवा दांतों का स्पर्श करती है, इसीलिए ये वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतय कहलाते हैं। इनका क्या नाम दिया गया है? दंतय। 5वां ओष्ठ है। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में हमारी जीवा की मदद से दोनों ओठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठय कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या होता है? हमारे दोनों ओठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, किसकी सहायता से? जीवा की सहायता से, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठय कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब छठा आता है नासिका। नासिका में अंगा, इया, डा, ना, मा और ये अनुस्वार भी आता है, ये अनुस्वार भी आता है। ये सब क्या है? ये सब ये 5 वर्गों का 5वां वर्ण है। पांचों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? ये अंगा, इया, डा, ना और मा है। ये 5 वर्ण है। इनको हम नासिक के वर्ण भी या अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। इनके उच्चारण स्थान देखिए, क्योंकि यहाँ भी हमने यहाँ पे मिटाया नहीं, यहाँ सब जगह लिखा, चूंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? हर जगह यहाँ पे देखिए अड़ा दिया है, यहाँ इया दिया है, अड़ा दिया है। इस तरह से इनका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ ये सब है। और इसके द्वारा, इसके साथ साथ ही इनके उच्चारण में जब हवा कंठ से होकर या इन स्थानों से होकर निकलती है, तो उसकी ध्वनि में, इसके जब हवा निकलती है तो इन स्थानों से होकर जब कोई ध्वनि निकलती है, तो इन ध्वनियों में नाक से भी जो हवा निकलती है वो ध्वनि भी इसमें मिल जाती है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका है। और नासिका से उच्चारित होने के कारण इनका नाम नासिक्य रखा गया है। इनको अनुनासिक भी कहते हैं।
अब आता है सातवां कंठ तालु। कंठ तालु में ए और ए को रखा गया है। ए और ए, अब चूंकि ये संयुक्त वर्ण है, ये दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ए को बनाने में हमने पहले बताया था कि आ प्लस ई बराबर ए, इस तरह बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसीलिए ये संयुक्त वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसीलिए इनका कंठ और ओष्ठ दोनों रखा गया है, दोनों नाम रखा गया है, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और आ और ई मिलकर, सॉरी, कंठ और तालु, ए बता रहे थे हम। आ और ई का, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इन दोनों से मिलकर ये ए बना है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया है, और कंठ तालु से उच्चारित होने के कारण इनका नाम कंठ तालव्य कहा गया है। अब आठवां हमारा कंठ और ओष्ठ आता है। ओ और औ वर्ण इस स्थान में रखे गए हैं। ये भी हमारे संयुक्त वर्ण है, दो वर्णों के संयोग से ये बने हुए हैं। ओ जैसे आ और ओ ऊ मिलकर ओ बने हैं। तो आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसीलिए ये दोनों मिलकर कंठ ओष्ठ नामक स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, और कंठ ओष्ठ नामक स्थान से उच्चारित होने के कारण इनको कंठोष्ठ कहा गया है। इनका नाम क्या है? कंठोष्ठ है। नवा हमारा दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ में वा की है, दंतोष्ठ में केवल वा वर्ण है। इन वर्णों में हमारी जीवा क्या है? दांतों को टच करती है। हमारे दांत जो है ओठों से टच होते हैं, इसीलिए इनको हम दंतोष्ठ स्थान से उच्चारित करते हैं, और इन दंतोष्ठ स्थान से उच्चारित होने के कारण इनको दंतोष्ठ कहा गया है। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य का ये चिन्ह होता है। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही है, इसीलिए इनका नाम जिह्वा मूल्य रखा गया है। जिह्वा मूल का मतलब होता है कि हमारे जीवा का मूल भाग। मूल भाग क्या होता है? जीवा का पिछला भाग जो होता है हमारी जीवा का, वही मूल भाग कहलाता है, इसीलिए इनको जिह्वा मूल्य कहा गया है। अब देखिए ये सारे तो इनके नाम थे। अब इनको याद करने के लिए संस्कृत में इनके सूत्र भी बने हुए हैं। अगर आप इनको इस तरह से याद नहीं कर सकते हैं, इससे ऐसे नहीं समझ में आता है, तो इनके सूत्र भी हैं। अगर आप उन सूत्रों को याद कर लें तो उन सूत्रों की सहायता से आप जानेंगे कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब उन उच्चारण स्थान के बाद उन सूत्रों के बारे में पहले हम जान लें। पहला हमारा कंठ है, तो उसका कंठ का सूत्र जो है हमारा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें देखिए इस आ से छोटा आ बड़ा आ हो गया, इस आ से छोटा आ बड़ा आ हो गया, कु से का वर्ग की पूरी लाइन हो गई, हा से हा हो गया, और ये विसर्ग हो गया। ये हमारा क्या बन गया? पूरी एक लाइन जो यहाँ पर हमने आपको बताया है इस सूत्र में, ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक। अब दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। देखिए इस ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई। इस ई का मतलब क्या है? छोटी ई और बड़ी ई। चू से हमारा चा वर्ग, यानी चा की पूरी लाइन, च छ ज झ, ये पूरी लाइन आ गई। या से या हो गया, और ये बड़ा शाह आ गया हमारा। ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इसका सूत्र पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। अब तीसरा देखते हैं, ये है ऋटुषाणाम मूर्धा। री छोटी री बड़ी री, और स्टू का मतलब है कि टा वर्ग की पूरी लाइन, यानी ट ठ ड ढ अड़ा रा, और ये षटकोण वाला सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। फिर आता है लिटुल सा नाम दंता। ली तू से ता वर्ग की पूरी लाइन, ला, और ये छोटा सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंता। और सूत्र हमारा क्या है? लिटुल सा नाम दंता। नेक्स्ट क्या है? उपपदमाननीय नामोष्ठौ। नेक्स्ट क्या है? उपपदमाननीय नामोष्ठौ। ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। ऊ से हमारा पा वर्ग हो गया, यानी पा फा बा भा मा। फिर उपधमानीय, उपधमानीय का भी चिन्ह इस तरह से हो रहा होता है, हमने बताया था। उपधमानीय भी इसी में आएगा। इन सब का, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? ओठ है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा ओष्ठ है।
नेक्स्ट आता है यमंगड़ना नाम नासिका चा। यमंगड़ना नाम मतलब या मा अंगाड़ा ना, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और अनुस्वार, उसके साथ ही अनुस्वार, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। यहाँ पे देखिए ए दैतो कंठ तालु, ए और ए दैतो कंठ तालु में ए और इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु है। अब यहाँ पर हमने बताया कंठ तालु अलग अलग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। नेक्स्ट आता है ओ दौतो। ओ दौतो में ओ और औ, ओ दौतो में ओ और इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा कंठ और ओष्ठ है। इनको कंठोष्ठम कहते हैं। उदौतों का ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। नेक्स्ट सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांत और ओठ की सहायता से होने के नाते इसका क्या है? दंतोष्ठम। इसका सूत्र क्या हो गया? वकारस्य दंतोष्ठम। जीवा मूल्य से, ये जीवा मूल्य का सूत्र है। जीवा मूल्य यहाँ लास्ट में हमने बताया जीवा मूल्य, इसका सूत्र है जीवा मूल्य से जीवा मूल्य, यानी ये जीवा मूल्य, इसका उच्चारण स्थान क्या है? हमारी जीवा मूल्य, यानी हमारी जीवा का जो मूल स्थान है, यानी जीवा का पिछला भाग है वही है, और उसका सूत्र क्या है? जीवा मूल्य से जीवा मूल्य। तो ये सारा सूत्र था संस्कृत में, ये उच्चारण स्थान का ये पूरा सूत्र था। अगर आपको ये सूत्र याद हो जाता है तो इस सूत्र से भी, इस सूत्र को तोड़कर हम सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जान सकते हैं। और अगर उसमें आपको कठिनाई होती है तो आप इस तरह से उच्चारण स्थान को यहाँ पर लिखकर उसके बाद स्वर को और फिर उसके बाद व्यंजनों को उनके क्रम के अनुसार ही इसको इसमें वर्गीकृत करके आप इसका उच्चारण स्थान जान सकते हैं। तो ये हमारा उच्चारण स्थान था, उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान था, जो कि यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन में डिफरेंस क्या है। तो हमने बताया था, स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था कि ऐसे वर्णों के उच्चारण में जब हमारी जीवा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जीवा मुंह के किसी एक भाग का स्पर्श करती है और हवा थोड़ा रुक कर झटके के साथ बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या कहते हैं? ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में जब दो उच्चारण अव्यय जो होते हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं हो पाते हैं, या उनके अलग होने में उनको संघर्ष करना पड़ता है, तो उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा और झा, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा के अगले भाग का तालु के साथ स्पर्श और संघर्ष होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो उच्चारण अव्यय एक साथ स्पर्श करते हैं और झटके के साथ दूर हट जाते हैं, तो हवा को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है और वो झटके के साथ बाहर निकल जाती है, तो वहां भी स्पर्श व्यंजन होता है। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन में जब दो अव्यय एक दूसरे से टकराते हैं और तुरंत झटके के साथ अलग नहीं हो पाते हैं, संघर्ष के साथ, यानी धीरे धीरे वो अलग होते हैं, तो ये जो गैपिंग यहाँ बीच में जगह होती है वो कम होती है और हवा को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, जिससे कि हवा क्या है, हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मीना ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।